अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वंस अगेन बैक एंड वेलकम। आप सब लोगों को यूजी ऑफिशियल पोर्टल के अंदर खुशामदीद। पिछली बार हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के। आई गेस 4 न्यूमेरिकल्स कितने हो गए थे जी? 4 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए थे, दूसरा निकाल के। तो आज उनसे आगे मूव ऑन करने, आज भी जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लें गनीमत है, उतना ही बेहतर है। पिछली बार भी खुशगवार मौसम, खुशगवार मूड के अंदर अपनी बात का अख्ताम किया था। उम्मीद है कि जब आप तक लेक्चर पहुँचे या जब आप सुनने बैठे उस वक्त भी मौसम इस कदर खूबसूरत हो जितना इस वक्त है। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 पे चलते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 5 इज़ वंस अगेन अ लॉन्ग लेंथी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, मगर एक फार्मूला छोटा सा इसमें इस्तेमाल होना है, लिहाजा मैं आपको बता देता हूँ एंड सॉल्व करके बता देता हूँ। एन अमीबा ऑफ मास 1.0 into 10 raised to power -12 किलोग्राम। सो मास ऑफ अमीबा इज गिवन। अमीबा का मास गिवन है, दैट इज कैपिटल M 1.0 into 10 raised to power -12 kilograms. Propels itself through the water by blowing the jet of water through a tiny orifice. कहता है कि एक अमीबा का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटे से सुराख में से फंस गया, वहाँ से प्रोपेल, वहाँ से निकलना चाह रहा है। उस सुराख में से जो निकलने वाला पानी है वो उस पर फोर्स लगा रहा है। एन अमीबा इजेक्ट्स द वाटर विद द स्पीड ऑफ 1.0 into 10 raised to power -4 meters per second. वाटर की इजेक्शन स्पीड, पानी के निकलने की स्पीड गिवन है, दैट इज v इज 1.0 into 10 raised to power -4 meters per second। फिर कहता है एट द रेट ऑफ 1.0 into 10 raised to power -13 किलोग्राम्स पर सेकेंड। किस रेट से पानी निकल रहा है? पानी का मास फ्लो रेट क्या है? mass per second, m per t is given, mass per time is given. How much? 1.0 into 10 raised to power -13 kilograms per second। यानी ये पानी का मास फ्लो रेट से क्या मुराद है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यानी अगर किसी सुराख से, किसी ऑरिफिस से अगर पानी फ्लो आउट कर रहा है तो एक सेकंड में कितना पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मास फ्लो रेट। एक सेकंड में 1 into 10 raised to power -13 किलोग्राम्स वाटर फ्लो कर रहा है। अब जरा सवाल दोबारा सुनिए, दोबारा समझिए। एक किसी पाइपलाइन में, किसी शीट में समझ लीजिए एक छोटा सा सुराख है जहां से अमीबा निकलने की कोशिश कर रहा है। सो अमीबा इज प्रोपेलिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दैट ऑरिफिस। उस ऑरिफिस में से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर वाटर जेट, पानी का फ्लो, एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स मुझे नहीं पता क्या है। मास ऑफ अमीबा इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, पानी की वेलोसिटी गिवन है, और पानी की फ्लो रेट गिवन है, फ्लो रेट, मास फ्लो रेट गिवन है, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड गिवन है। आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? पहली चीज, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ अमीबा इफ देयर इज नो फोर्स ऑन अमीबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स ऑफ इमर्जिंग जेट। कहते हैं कि मान लो, क्या मान लो कि अमीबा पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है और वो फोर्स है रिएक्शन की फोर्स, पानी की फोर्स, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही। तो भाई अमीबा की एक्सेलरेशन क्या होगी? पहली चीज। दूसरी चीज बी पार्ट है, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर ऑन द अमीबा इफ इट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू वाटर। सेकंड इज यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स। In simple words, you need to calculate these two variables. लें जी, पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला मेरे पास मौजूद है। फार्मूला है जी F इज इक्वल टू M, बल्कि ऐसे कर लें, mv/t। अगर इस फार्मूले को बेहतर तौर पे लिखा जाए तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन सकता है, F इज इक्वल टू v बाहर निकाल दें, m/t लो पढ़ो। m/t आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ वाटर आपके पास है, जरा वैल्यूज पुट करें। v इज दिस वन,
1.0 into 10 raised to power minus 4 meters per second. M by T is 1 into 10 raised to power minus 13. सारा को सॉल्व करें, यू विल गेट F इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 17 न्यूटन्स। तकरीबन यही जवाब आएगा। क्या ख्याल है? इसको हाईलाइट कर लीजिए। नाउ यू हैव गॉट फोर्स, आपके पास फोर्स आ गई। लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑन अमीबा। एक्सेलरेशन F इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। कैपिटल एम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मास ऑफ अमीबा को कैपिटल एम कह चुका हूँ, कैपिटल एम स्मॉल है। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ए इज इक्वल्स टू फोर्स है, एम है, वैल्यूज पुट करें। एफ इज नॉट माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर, फोर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। माइनस 17, मास की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। लें जी, ये 1 से कट जाएगा, मतलब ना भी काटें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ख्याल है? सिंपल सी कैलकुलेशन। दिस क्वेश्चन वाज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। स्टिल करने का मकसद, करवाने का मकसद ये था कि इसमें से जो सॉल्यूशन के सिंपल से स्टेप्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। सवाल अगर कभी आए भी तो एज इट इज सारे का सारा नहीं आता, सवाल का कोई एक पार्ट आता, ऊपर वाला या नीचे वाला, या ए पार्ट या बी पार्ट, फोर्स या एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 हर बच्चे की हुई शरारत पर बना हुआ सवाल है। जब बचपन में शबरात आती थी तो आप हर घुस सकने वाली जगह में पटाखा घुसा के उसे फाड़ने की कोशिश किया करते थे। कभी बोतल के अंदर, कभी किसी कैन के अंदर, कभी हर चीज़ में पटाखा चलाने की हमने बचपन में कोशिश की हुई है। यकीनन आपने भी की होगी। क्वेश्चन है अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर, एक बच्चा एक पटाखा रखता है ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मास। सो कहानी कुछ ऐसे है कि वही शरारती बच्चा आपकी तरह का एक खाली कैन में, एक एम्प्टी कैन में, लेट्स से एक सॉफ्ट ड्रिंक कैन है, उसमें नेग्लिजिबल मास का फायर क्रैकर रखता है, पटाखा रखता है। लेट्स से द मास ऑफ दिस कैन इज स्मॉल एम, दैट इज 40 ग्राम्स। इसको आपने कन्वर्ट कर लेना किलोग्राम्स में, यार कर लें। फिर बच्चे मेरे भूल जाते हैं, 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किलोग्राम्स, राइट। फिर ही प्लग्स द एंड विद द वुडन ब्लॉक। उस बच्चे की तबीयत खाली इस कैन में पटाखा डालने से राज़ी नहीं हुई। उसने इस कैन को एक लकड़ी के ब्लॉक से इनक्लोज भी कर दिया, बंद कर दिया। ले जी, अगर तो मास ऑफ कैन m1 है तो मास ऑफ ब्लॉक जो है वो कितना है? 200 ग्राम, उसे m2 कह देते हैं। सो 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किलोग्राम्स। ठीक है जी। सो वी हैव गॉट टू थिंग्स। फिर कहता है आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैकर को चलाने के बाद ही थ्रोज that can straight up. It explodes at the top of its path. If the block shoot out with the velocity of 3 meters per second, how fast will the can be going? इस बच्चे की तबीयत अभी भी राज़ी नहीं हो रही, यानी आप शरारत देख सकते हैं किस कदर भरी हुई है इसके अंदर। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये फायर क्रैकर मैंने बनाने की कोशिश की है। Now he throws the can and दिस ब्लॉक अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंकता है हाईएस्ट पॉइंट पे। मान लें कि इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे ये फायर क्रैकर चलता है और फायर क्रैकर के चलने की वजह से, फटने की वजह से ब्लॉक की एक तरफ वेलोसिटी, ब्लॉक एक तरफ शूट करता है, ब्लॉक एक तरफ मूव करना शुरू करता है। ब्लॉक की वेलोसिटी है लेट्स से v2 डैश, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड है? What is the velocity of this can v1 dash? आपने कैलकुलेट करनी है। अब आप यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगाएंगे, क्या चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? नाउ यू विल यूज़ हियर LCM। LCM बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
total linear momentum before is equals to total linear momentum after explosion. सारी इबारत लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे, आपने लिखनी है. तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. बिफोर एक्सप्लोजन धमाके से पहले मोमेंटम ज़ीरो था क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे कैन और ब्लू ब्लॉक दोनों रेस्ट पर थे, रुके हुए थे. यहाँ पे देखिए mass of block into 0, mass of can into 0 plus m1 m2 into 0, that is equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. This side will become 0, that is equals to m1 v1 dash कैलकुलेट करना है plus m2 v2 dash जो गिवन है. अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ, m1 is this one, you can see here 40 into 10 raised to power minus 3 v1 dash मुझे कैलकुलेट करना है प्लस m2 is 200 into 10 raised to power minus 3 v2 is 3. अगर मैं सारे को सॉल्व करूं, आपने डायरेक्ट नहीं करना, सॉल्व करके करना है. v1 dash will become 15 meters per second. ठीक है जी. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहा था इसे मार्क कर लें. ये वाला सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जितने भी सवाल जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है वो तकरीबन कंसीडर इम्पॉर्टेंट ही किए जाते हैं. उन्हें आपने इम्पॉर्टेंट ही मानना है, उन्हें इम्पॉर्टेंट समझ के ही सॉल्व करना है. ठीक है जी. सो इसको लिख लें कहीं पर. सारे न्यूमेरिकल से लिखने हैं, ये नहीं कि जिसको मैं कह रहा हूँ वही लिखना है, आपने सारे लिखने हैं. ले जी, इससे अगला न्यूमेरिकल है. आई विल ट्राई के 10 न्यूमेरिकल आज हो जाएं तो मौजें हो जाएंगी, मज़ा आ जाएगा. एक लेक्चर आपको और लगेगा, आपके बाकी सारे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे. फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह. अल्लाह करे चीज़ें एज पर प्लान जाएँ. न्यूमेरिकल नंबर 7 है. एन इलेक्ट्रॉन mass is given traveling at 2.0 into 10 raised to power 7 meters per second velocity undergoes an head-on collision with hydrogen atom. हाइड्रोजन के एटम से टकराता है. हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है which is initially at rest, जो रुका हुआ है. Assuming the collision to be perfectly elastic and the motion to be along a straight line, find the velocity of hydrogen atom. समझ लें कि ये वही केसेस में से एक केस है जो मैंने आपको 4 केसेस इलास्टिक collision इन 1 डायमेंशन के कराए थे. उम्मीद है कि आपने वो पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और समझे भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कर लें कि ये छोटा बॉल एक इलेक्ट्रॉन है और ये थोड़ा सा बड़ा बॉल एक हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम इनिशियली इसकी वेलोसिटी v2, इसका मास m2, इसका मास m1. वैल्यूज पुट करते हैं क्या. अब रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, रिक्वायर्ड मिटा दो यहाँ से, रिक्वायर्ड हम आगे लिखेंगे. सो इसकी वेलोसिटी जो थी हाइड्रोजन एटम की वो इनिशियली रेस्ट पे थी, यानी वो रुका हुआ, वो मूव नहीं कर रहा. जबकि मास m1 कितना है जी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.1 into 10 raised to power minus 31. m1 is 9.109 पूरा लिखा हुआ है, खाली 9.1 लिखा हुआ है. 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम्स. इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है उस हाइड्रोजन को जाके टकराने के लिए, दैट इज 2.0 into 10 raised to power 7. इट्स वेलोसिटी इज v1 and velocity is 2.0 into 10 raised to power 7 meters per second. After the collision के बाद what will happen? collision के बाद क्या होगा? Let's see. You need to calculate the velocity v2 dash. v2 dash आपने कैलकुलेट करनी है. तमाम चीज़ें आपके पास हैं. मास ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, m2 की वैल्यू है जनाब 1.67 into 10 raised to power minus 27 kilograms.
लें जी वी टू डैश कैलकुलेट करना है, ज़रा सॉल्व करें। सोल्यूशन इज मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, अब वी टू डैश के लिए फार्मूला ज़रा रिकॉल करें। वी टू डैश इज इक्वल्स टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। उम्मीद है कि ये फार्मूला अभी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हो जाना चाहिए, फार्मूला को इतना मुश्किल नहीं है। अगर तो आप लेक्चर सुन रहे हैं, घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, किताब खोल के देख रहे हैं, तो यकीनन आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट करनी है। टू m1 इज दिस 9.1 into 10 raised to power minus 31, v1 is 2.0 into 10 raised to power 7, m1 is this 9.1 into 10 raised to power minus 31 plus 1.67 into 10 raised to power minus 27 प्लस अगला फैक्टर m2 माइनस m1 1.67 into 10 raised to power minus 27। ऐसे ही ब्रैकेट्स लगा के आप वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए। m1 is 9.1 into 10 raised to power minus 31, नीचे इन्हीं दोनों को प्लस करना है 1.67 into 10 raised to power minus 27 प्लस 9.1 into 10 raised to power 30 minus 31। v2 is initially at rest। ज़ीरो लिखना था तो इतनी लंबी तकरीर करने की ज़रूरत क्या थी, तो एज इट इज़ ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा आपको इस चीज़ को लिखने की या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ीरो है ना। देखो ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। आपने सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जवाब निकालना है। वी टू डैश का जवाब है ये, इसको स्क्रैच करके नीचे से जवाब निकालना है। अब मैंने सॉल्व करके जवाब नीचे से निकाला। यू कैन सॉल्व इट, देयर विल बी सम क्वेश्चन, देयर विल बी सम रिजल्ट हियर, सम आंसर हियर। सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट कीजिएगा, जवाब आपके पास आ जाएगा। लेकिन जी सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। A truck weighing 2500 kilograms, एक ट्रक है जिसका वजन 2500 किलोग्राम है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर्स पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड है, कलाइड्स विद द स्टेशनरी कार वेइंग 1000 किलोमीटर्स, रुकी हुई गाड़ी से टकराता है। ट्रक एंड द कार मूव्स टुगेदर आफ्टर इम्पैक्ट, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। बड़ा मजे का और सिंपल सा सवाल है। मेरी ड्राइंग क्योंकि बहुत खूबसूरत है, लिहाजा मैं ट्रक ड्रॉ नहीं करूँगा कि मेरी इतनी खूबसूरत पेंटिंग की कीमत ही ना लग जाए। सो मैं सिर्फ एक बड़ा ब्लॉक और एक छोटा ब्लॉक गाड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। द ट्रक इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, लेट्स से द मास ऑफ ट्रक इज़ m1, सो m1 इज़ 2500 kilograms, mass of car is m2, so it is 1000 kilograms given है। ये गाड़ी शुरू में रुकी हुई है, v2 is 0, so यहाँ पे लिख देते हैं v2 initial velocity of car is 0, whereas the initial velocity of this truck is I guess 21, क्या है जी? Yes, 21 meters per second, v1 is 21 meters per second। लेट्स से इम्पैक्ट होता है कि दोनों आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद दोनों चीज़ें एक ही वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देती हैं। सो सिंपल v कैलकुलेट करना, यानी यूँ समझिएगा कि ये वो गाड़ी खड़ी थी, ट्रक आगे टकराया, टकराने के बाद दोनों अब एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो कॉमन वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है।
अगेन एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे मार्क कर लें। यहाँ पे लगेगा वही लॉ जिसे आप एलसीएम कहते हैं। एलसीएम शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई हुई है, मेरी रखी हुई शॉर्ट फॉर्म है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था? m1 v1 प्लस m2 v2, और बाद में क्या हुआ? m1v प्लस m2v। क्योंकि कॉमन वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी है, मैंने v के साथ ना 1 लिखा ना 2 लिखा। वैल्यूज पुट करते हैं। m1 इज 2500, v1 is 21 plus m2 is 1000, v2 is 0। इस तरफ m1 is 2500, v कैलकुलेट करना है, प्लस m2 is 1000 और v कैलकुलेट करना है। इस तरफ 2500 into 21 रह जाएगा, 0 into 1000 that is 0, v कैलकुलेट, v कॉमन ले लें, you will get v कॉमन 2500 plus 1000। v को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी उस तरफ डिवाइड कर दें चीज़ें, ये दोनों चीज़ें तो जाकर डिवाइड हो जाएंगी। v is equals to 2500 into 21 over 2500 plus 1000। v is equals to सॉल्व किया, जवाब आ जाएगा, क्या आएगा जवाब? 15 आएगा शायद, मेरा ख्याल है। यस, जवाब है 15 मीटर्स पर सेकेंड। दीज बोथ ऑब्जेक्ट्स, कार एंड ट्रक, विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों की कॉमन वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। बात समझ में आती है बच्चों? द लास्ट न्यूमेरिकल, आई गेस ये आखिरी न्यूमेरिकल ही होगा आज के लेक्चर का, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। शायद 10 न्यूमेरिकल हम पूरे कर लें, या शायद 9वें पे अख्ताम करें। लेट्स सी क्या आउटकम निकलती है। मोस्टली 9वां न्यूमेरिकल जो है वो छुड़वा दिया जाता है, थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, और ट्रिकी तो मैं नहीं कहूँगा है, ट्रिकी कोई चीज़ नहीं होती अगर समझ में आ जाए, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेंथी थोड़ा सा। न्यूमेरिकल नंबर 9 इज द ब्लॉक ऑफ मास 2.0 kilograms and 0.5 kilograms are attached at the two end of spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joules. Find the velocities of the block if the spring deliver its energy to the block when released. ले जी, सवाल है कुछ ऐसे, ये सवाल मिलता है सवाल नंबर 4 से। ये सवाल नंबर 4 की नेचर का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कहते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग जो है दैट हैज़ 2 masses इन बिटवीन, उसमें 2 masses हैं, 2 masses लगे हुए हैं, टाई किए गए हैं दोनों साइड्स पे। जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया तो स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है E, energy of this compressed spring is 10 joule. Masses of these masses of these two masses, two blocks are 2 kilograms and 0.5 kilograms. Let's say this is M1, this is M2. M1 weighs 2 kilograms, शायद 2 किलोग्राम ही है, yes, और M2 weighs 0.5 kilograms. कहता है कि जब आप इसको रिलीज़ करेंगे, गिवन हमें और कुछ नहीं, बस यही बताया हुआ है, जब आप इस स्प्रिंग को रिलीज़ करेंगे, जितनी भी स्प्रिंग की एनर्जी है वो मैसेज ने कंज्यूम कर ली और इधर उधर जाने लगे, इधर उधर मूव करने लगे। लेट्स से इनकी वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 है जो आपने कैलकुलेट करनी है मूव करने के बाद। तो रिक्वायर्ड इज, यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड is v1
required is V2. Solution. सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जितनी इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्प्रिंग की एनर्जी है, वो कहाँ कंज्यूम होगी, इन दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में। सो पहला स्टेप जो है, यू विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, LCE। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, EPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों ब्लॉक्स की कुल काइनेटिक एनर्जी में। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो 10 थी, 10 लिख दिया यहाँ पे। अब इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, 1/2m मूव करने के बाद m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसा करें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने बच्चों के लिए आसानी कर देता हूँ। ये बन जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। क्या ख्याल है? अब इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करें। m1 इज 2v1 स्क्वायर प्लस 0.5 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। इस 0.5 से अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो ऐसा करें, इस पूरे इक्वेशन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता ना 0.5 कैसे कहते हैं, 0.5 इज 1/2, फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 4v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 40 हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को अपने पास रखें और यहाँ पे लगाएं LCM। LCM कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। मज़े की बात ये है कि स्प्रिंग तीरो नहीं आफ्टर। मज़े की बात ये है कि शुरू में स्प्रिंग को रिलीज करने से पहले तो वेलोसिटीज दोनों की 0 थी, लिहाजा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0, और रिलीज करने के बाद इनकी वेलोसिटीज m1 v1 प्लस m2 v2 बनी। तो भाई टोटल मोमेंटम बिफोर तो हो गया 0, आफ्टर आया 2 इंटू v1 प्लस 0.5 इंटू v2। अगर आप इसको यूँ लिखें, 0 इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस 1/2 v2। जांच छुड़वाने के लिए फ्रैक्शन से फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 इज इक्वल्स टू 4v1 प्लस v2। और यहाँ से ही एक मेरे जहन में एक और तरकीब आ गई, यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल लें। v2 वुड बी इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा -4v1। ना कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 2 से v2 की एक वैल्यू आपको v1 की शक्ल में मिल रही है, यहां पुट कर दें, कोई मसला नहीं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, इक्वेशन 1 4v1 स्क्वायर प्लस v2 की जगह v2 की वैल्यू -4v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। जरा वैल्यूज पुट कीजिए, 4v1 स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4 का स्क्वायर 16, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। ऐड कर दें, 20v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 over 20, you will get 2। v1 की वैल्यू अंडर रूट लेंगे तो 1.4 निकलेगी। कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देते हैं। अब आपको समझ तो आ गई ना, तो ये ले 2 आ गया। अब अंडर रूट ले लिया एक स्टेप में, ये ले v1 इज इक्वल टू 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। अभी सिर्फ v1 आया,
So I have got V1 here. V2 मुझे कैलकुलेट करना है अभी, मैं रिक्वायर्ड और सोल्यूशन को ज़रा थोड़ा सा मिटा देता हूँ। V1 देखिए आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 V2 के लिए। सो सब्सटीट्यूटिंग V1 in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में V1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, V2 इज इक्वल्स टू -4, V1 की जगह 1.4 पुट किया, सॉल्व करें और जवाब आ जाएगा, मैं देख के बता दूं 5.6 -5.6 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस का साइन क्यों आया बताओगे मुझे? इस कदर बेसिक्स तो अब बन चुकी हैं। अगर तो मेरा कोई अभी न्यू स्टूडेंट लेक्चर ले रहा है तो फिर तो शायद वो ना बताए, होना तो ये चाहिए कि वो भी बता दें। इतनी बेसिक्स मैट्रिक में पढ़नी हुई है, माइनस साइन क्यों है? जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो आइडिया होना चाहिए। सिंपल सी रीज़न है, सिंपल सी लॉजिक है इसकी। नेगेटिव साइन शोज के बोथ दीज masses, both these blocks are moving in opposite direction, क्योंकि दोनों opposite direction में एक दूसरे से मुखालिफ समत में जा रहे हैं, लिहाजा देयर इज़ अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन की सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंस है। मेरे पास टाइम है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाएगा और हो जाएगा, आई गेस हो जाएगा। मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। नहीं जी, फटाफट न्यूमेरिकल नंबर 10 भी कर लें ताकि हम अपने एक टारगेट को अचीव कर लें। A football is thrown upward with an angle of 30 degree with respect to horizontal। थोड़ा सा ज़रा ये जल्दी करना है ताकि आज के लेक्चर में मैं ये वाइंड अप कर लूँ। फुटबॉल है, उसे फेंका जा रहा है अपवर्ड विद अ 30 डिग्री एंगल। मान लें कि ये सब्ज़ हरी भरी फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल फील्ड है। द एंगल इज़ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। 30 डिग्री के एंगल पे से लॉन्च किया जा रहा है, प्रोजेक्शन एंगल दे दिया गया आपको, और कहता है साथ ही टू थ्रो अ 40 मीटर पास। 40 मीटर पास बोले तो रेंज इज गिवन हियर, रेंज इज 40 मीटर्स। 40 मीटर दूर फेंकने के लिए व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। लें जी, चीज़ें सिंपल हैं और सादा सादा बता दी गई। थीटा 30 डिग्री और 40 मीटर रिक्वायर्ड है VI। अब ज़रा दिमाग पे जोर डालें और रेंज का फॉर्मूला मुझे बताएं। मैंने लास्ट टाइम आपको डिराइव करके दिया था, रेंज नहीं, रेंज ओहो ये तो सोल्यूशन होता है, जज्बाती हो गया थोड़ा सा। रेंज का फॉर्मूला ज़रा मुझे बताइएगा। द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज R इज इक्वल्स टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, VI आपने कैलकुलेट करना है, R इज 40, VI स्क्वायर वैसे ही साइन 2 इंटू 30, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, G इज 9.8, 40 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आए, साइन 2 इंटू 30 60, और यहाँ पे VI स्क्वायर। स्क्वायर को यार आप लोग परेशान हो जाएंगे, इतना भी फास्ट नहीं करना। VI अंडर रूट ले लिया, ए लो अगले स्टेप में अंडर रूट लिया, सिर्फ आपके लिए एक स्टेप में होता था। 40 इंटू 9.8 ओवर साइन 60। सॉल्व करें, VI की वैल्यू शायद 21 मीटर्स पर सेकेंड आती है, मुझे याद था ये। यू कैन सॉल्व इट, आई नो इट, आप सॉल्व कर सकते हैं। सो रेंज इज 21 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, ले जी, हमने आज का टारगेट पूरा कर लिया अपना। ये वाला भी न्यूमेरिकल नंबर 10 भी कर लिया। सो इन 2 lectures वी हैव डन more than half of the numericals, 4 या 5
5 न्यूमेरिकल्स मज़ीद हैं, इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर्स में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि कल इन न्यूमेरिकल्स का चैप्टर ख़त्म करके, न्यूमेरिकल्स ख़त्म करके चैप्टर नंबर 4 एक नए चैप्टर की तरफ बढ़े, नए चैप्टर का आगाज़ करें। परसों से कल चैप्टर्स को ख़त्म, इस न्यूमेरिकल को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा उसमें चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ देख के छोड़ मत दीजिएगा ये सोच के कि आपके पास नोट्स हैं आप सॉल्व कर लेंगे। नोट्स अगर हैं तो फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं दैट मीन्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कीजिएगा, उसे जान मत छुड़वाइएगा अपने आप से झूठ बोल के। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, आपने अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।